हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी में 7th क्लास की आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं, जिसका आज लास्ट चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, टोटल 7 चैप्टर ही हैं इसमें। एंड कल से आपका जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों, पशुओं, मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। तो क्लास 5th की आपने जो ज्योग्राफी है वो नहीं पढ़ी, लेकिन इतना तो आपको पता ही है कि जीवन के लिए पेड़ पौधे, मनुष्य, उन सभी के लिए क्या है, जल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। ठीक है, अभी इसी समय आप देख लीजिए कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। चरम तापमान मतलब उच्च तापमान। ठीक है, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है, जहाँ भी पहले भी आप लोग जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ी थी, जब मानव का विकास हो रहा था, तब आपने ये देखा था कि नर्मदा नदी है और जो नदियां हैं उन्हीं के आसपास लोगों ने अपना निवास स्थान ठहरना शुरू किया था। पहले तो वो आखेटक थे, मतलब घूमते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने स्थायी जीवन शुरू किया तो उन्होंने नदियों को ही महत्व दिया, नदियों के आसपास ही अपने जीवन की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि जल एक ऐसा है कि मतलब संसाधन है कि वो पीने के लिए, कृषि के लिए, हर जगह उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। गर्म रेगिस्तान की बात करते हैं, सहारा। ये देखिए, सहारा रेगिस्तान का चित्र बना है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? सहारा रेगिस्तान 11 देशों में घिरा हुआ है। यह देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो ये देख लीजिए कि सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों में घिरा हुआ है। कौन कौन से वो देश हैं वो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देश में सहारा रेगिस्तान फैला है और कौन से देश में सहारा रेगिस्तान नहीं फैला है। तो इन देशों को भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? चट्टानों के पठार हैं। सॉरी, ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कुछ स्थानों पर क्या है? 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा जाता है, 40 to 50, एंड दिल्ली का टेम्परेचर 50 से प्लस भी हो गया है कल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जलवायु है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये सहारा मरुस्थल की स्थिति है और ये आसपास के जो उनके राज्य देश हैं उनके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखिए जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म एवं शुष्क है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। अब देखिए, ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गर्म है और उस पर थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो वो क्या होगा, जो नमी है वो संचित नहीं होगी, वो तुरंत ही वाष्पित हो जाएगी। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, सहारा के अजीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 से 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब आप समझिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर, 57.7 डिग्री।
ठीक है। यहाँ पर 45-46 ही होता है तो हालत ख़राब हो जाती है, बट वहाँ का जो तापमान है वो कितना ज़्यादा है। अब बात करते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात की। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इन नाम याद रखिएगा। ऊंट, लकड़बग्घा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा रेगिस्तान में जो मरुस्थान है उनको देख लीजिए, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, क्योंकि जैसे अभी पहले बात की है कि वहाँ पर पहले नदियाँ और जल जीवन वगैरह सब कुछ था, ठीक है, लेकिन बाद में वो सूख गया। अब लोग देखते हैं सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं हैं, बट वहाँ लोग भी हैं और वो क्या करते हैं वो जानेंगे। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। ठीक है, इनसे दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए, चमड़ा प्राप्त करने तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी आ गई तो जितने कम वस्त्र या सूती वस्त्र पहने वो हम लोगों के लिए आरामदायक होते हैं, लेकिन सहारा रेगिस्तान के जो लोग हैं वो धूल भरी आंधी और गर्म हवा से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सहारा में मरुस्थान एवं मिस्र की नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। तो इनको याद रखिएगा कौन कौन से खनिज जो हैं वो सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब ये देख लीजिए कि आप जानते हैं कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। ठीक है, जब गड्ढा होता है उसको क्या कहते हैं? गर्त। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, जहाँ मरुस्थान बनते हैं, जो भूमिगत जल बाहर निकल आता है उसको क्या कहते हैं? मरुस्थान कहते हैं। मतलब मरु में उद्यान, उद्यान का मतलब बाग बगीचा हो गया है ना। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं। ये एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुस्थान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुस्थान ऐसा ही एक विशाल मरुस्थान है। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है कि जो टैफिलालेट है वो कहाँ पर है, तो मोरक्को में है। और ये क्या है? एक मरुस्थान है। मरुस्थान मतलब मरुस्थल में जो उद्यान है, मतलब रेगिस्तान में जो बाग बगीचा है उसको कहते हैं। ठीक है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि कौन कौन से जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, यानी कि वो गाइड का काम कर रहे हैं जो पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं उनके लिए। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, अब देखिए ठंडा रेगिस्तान। अभी तक आपने गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ा, अब ठंडा रेगिस्तान। तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, लद्दाख कैसा है? एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। तो याद रखिएगा लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है, उसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे गैंगरी हिमानियाँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। लद्दाख क्या है? लद्दाख 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। ठीक है, पर्वत पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पृथ्वी के जो सबसे ठंडे स्थान हैं उनमें से एक है द्रास, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख की ऊंचाई करगिल से लगभग 3,000 मीटर की से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में जो तापमान है वो 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। तो अब आप समझ लीजिए जब सर्दी होती है और 0 पर भी अगर टेम्परेचर आता है, 2 या 3 पर भी आता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ये -30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है रात में। ठीक है, शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर जगह -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है।
चूँकि ये हिमालय में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर सियाचिन हिमनद, ये सबसे जो ऊंचा अगर माना जाता है क्षेत्र वो सियाचिन है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी है, ये पूरा यहाँ पर लद्दाख का ही है और ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आप सभी को पता है ये दोनों अलग हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर आ जाती है। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि, तो ये वाला भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। अब देखिए ये देख लेते हैं, चिरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। चिरू एवं तिब्बती एंटीलोप क्या है? विलुप्त प्राय जीव है, यानी कि वो विलुप्त की श्रेणी में है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, क्योंकि वो ऊन मतलब देते हैं जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, देखिए वनस्पतियाँ एवं प्राणीजात, जहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, वहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबाना एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो पक्षियों को याद रखिएगा। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो याक के दूध में क्या बनता है? पनीर एवं मक्खन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लोग, अब लद्दाख के लोगों के बारे में देखते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब लोग वहाँ कैसे हैं? क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? आपने देखा होगा जो लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, इस तरह के ये वाले जो लोग होते हैं वो चीन के लोगों की समान तरह ही होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। जो हेमिस बौद्ध मठ है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा लद्दाख में है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। याद रखिएगा लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह का जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये वाली लाइन याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है वो लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप सभी। ये देखिए थिक्से मठ है जो बौद्ध मठ, उसके बारे में। अब देखिए यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, ये पारंपरिक जो वेशभूषा है लद्दाख की वो देख लीजिए। अब ये देखिए मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचा, लुनगालचाला, टगलग, ये याद रखिएगा। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था ये सभी। और ये जो अभ्यास है चैप्टर के, जो हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग इनको करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सरसाइज यहाँ की। तो बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।